आज है 22 जुलाई 2026 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रायन हॉलिडे की किताब इगो इज द एनिमी का लेसन हकदारी की भावना, नियंत्रण की चाह और पागलपन। नर्वस ब्रेकडाउन की ओर बढ़ने के लक्षणों में से एक लक्षण यह विश्वास करना है कि आपके कार्य और उपलब्धियां अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। बर्ट्रैंड रसेल। जब पर्शियन सम्राट जेरेक्सिस ने ग्रीस पर अपने आक्रमण के दौरान हेलस्पोर्ट को पार किया तो पानी बढ़ गया और उस पानी ने उन पुलों को नष्ट कर दिया जिन्हें उसके इंजीनियरों ने बनाने में कई दिन बिताए थे, और उसने उन नदी को जंजीरों से जकड़ने और उसे 300 कोड़े मारने का आदेश दिया और उसे जलाने के लिए गर्म लोहे से दागने का आदेश दिया गया। जब उसके आदमियों ने उसे दंड दिया तो उन्हें यह कहने का आदेश दिया गया, हे नमक की कड़वी धारा, तेरा स्वामी तुझे दंड देता है क्योंकि तुमने अपने उस स्वामी को चोट पहुंचाई है जिसने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई। और इससे खेदजनक बात यह है कि उसने उन पुरुषों के सिर काट दिए जिन्होंने उन पुलों का निर्माण किया था। महान इतिहासकार हेरोडोटस ने इस कार्रवाई को घमंडपूर्ण कार्रवाई कहा, जो शायद एक न्यूनोक्ति है। निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण या भ्रमित करने वाली कार्रवाई कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। फिर यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था। इससे कुछ समय पहले जेरेक्सिस ने अपनी राजधानी के समीप मौजूद एक पहाड़ को एक पत्र लिखा था। वह उस पहाड़ में होकर एक नहर निकालना चाहता था। तुम ऊंचे और गर्वीले हो सकते हो, उसने लिखा, लेकिन तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें समुद्र में डुबो दूंगा। यह कितना ज़्यादा हास्यजनक है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कितना दयनीय है। जेरेक्सिस के ये भ्रमपूर्ण खतरे दुर्भाग्य से एक ऐतिहासिक विसंगति नहीं है। सफलता, विशेष रूप से शक्ति, अपने साथ कुछ सबसे बड़े और सबसे खतरनाक भ्रम अपने साथ लाती है: हकदारी की भावना, नियंत्रण और पागलपन। उम्मीद है कि आप अपने आप को इतना पागल नहीं पाएंगे कि आप निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण करना शुरू कर दें और प्रतिशोध के लिए उनको सजा देना शुरू कर दें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वह आसानी से पहचानने योग्य पागल है, और शुक्र है कि इस तरह के पागलपन के लक्षण दुर्लभ है। जिन लक्षणों की बहुत ज़्यादा संभावना है और जो बहुत सामान्य है, हम अपनी शक्ति को अधिक महत्व देना शुरू कर देते हैं। तब हम अपना दृष्टिकोण खो देते हैं। आखिरकार हम एक राक्षसी मजाक और जेरक्स की तरह खत्म हो सकते हैं। कवि विलियम ब्लेक ने लिखा है, अब तक का सबसे खतरनाक जहर सीजर के लॉरेल क्राउन से आता है। सफलता हम पर जादू कर देती है। समस्या उस रास्ते में है जिसने हमें पहले स्थान पर पहुंचने में सफलता दिलाई। हमने जो हासिल किया है उसके लिए अक्सर अनुभवहीन शक्ति और इच्छा शक्ति की ताकत की आवश्यकता होती है। उद्यमिता और कला दोनों के लिए ऐसी चीज़ के सृजन की आवश्यकता थी जो पहले मौजूद नहीं थी। धन संपदा होने का सच्चा अर्थ हमारे पास वह शक्ति मौजूद होना है जो बाजार और बाधाओं को मात देने में समर्थ हो। और इसी तरह सच्चे एथलेटिक चैंपियन वे होते हैं जो अपने विरोधियों पर अपनी शारीरिक श्रेष्ठता साबित कर चुके होते हैं। अपने आसपास के लोगों की शंकाओं और आपत्तियों को अनदेखा करना भी एक तरह की सफलता है। इसका अर्थ है कि हमें हमारे रास्ते में आने वाली अस्वीकृतियों को अस्वीकार करना सीखना है। इसके लिए कुछ जोखिम उठाने की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी भी समय हार मान सकते थे, लेकिन हम इसलिए यहाँ पहुँचे क्योंकि हमने हार नहीं मानी। हास्यास्पद बाधाओं का सामना करते समय दृढ़ता और साहस आंशिक रूप से अतार्किक खासियतें होती है। हास्यास्पद बाधाओं का सामना करते समय दृढ़ता और साहस आंशिक रूप से अतार्किक खासियतें होती है। कुछ मामलों में तो ये सच में अतार्किक होती है। जब इस तरह की परिस्थितियां घटित होती है तब लगता है कि इन खासियतों के बारे में सही कहा गया है और उन्हें क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरह सोचना एक सामान्य बात है कि चूंकि इसे एक बार किया जा चुका है तो हम हर बार कर सकते हैं, और हमको लगने लगता है कि अब हम एक जादुई शक्ति हासिल कर चुके हैं, जबकि तब से अब तक दुनिया में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम ज़्यादा महान, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा होशियार हैं। इसी प्रकार हम उस काल्पनिक वास्तविकता का निर्माण कर लेते हैं जिसमें हम निवास करते हैं। अपनी खुद की अरबों डॉलर की कंपनी को नष्ट करने से ठीक पहले बेनी बेबीज के निर्माता टाय वार्नर ने अपने एक कर्मचारी की
सतर्क आपत्तियों को खारिज कर दिया और डिंग हाँकते हुए कहा, यदि मैं टाई हार्ट को एक कचरे के ढेर पर रखकर बेचता तो भी वे इसे खरीद लेते। वह एकदम गलत था और कुछ ही समय बाद उसकी कंपनी न केवल भयावह रूप से विफल हो गई, बल्कि वह जेल जाने से बाल बाल बचा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अरबपति हैं, एक करोड़पति हैं या सिर्फ एक ऐसे युवक है जिसने अभी अभी एक अच्छी नौकरी छीनी है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो पूर्ण निश्चितता की यह भावना जो आपको पहली सफलता हासिल करने के बाद मिली है, वह आपके लिए एक दायित्व बन सकती है। एक बेहतर जीवन के लिए आपकी क्या चाहते और सपने थे, वह कौन सी महत्वाकांक्षा थी जिसने आपके प्रयासों के लिए ईंधन प्रदान किया। ये महत्वाकांक्षाएं और चाहते ईमानदार इच्छाओं के रूप में शुरू होती है, लेकिन अनियंत्रित छोड़ दिए जाने पर वे घमंड और हकदारी की भावना में बदल जाती है। यही बात जिम्मेदारी संभालने की उस अंतः प्रेरणा के लिए भी कही जा सकती है। अब आप लोगों को नियंत्रित करने के आदी हो चुके होते हैं। संदेह करने वालों को गलत साबित करने के लिए तत्पर रहने वाला एक व्यक्ति, यही वह स्थान है जहाँ पागलपन का बीज अंकुरित होना शुरू होता है। हाँ, कुछ वैध तनाव और पीड़ाएं हैं जो आपके नए जीवन की जिम्मेदारियों के साथ आती है। आप जिन सभी चीज़ों का प्रबंधन कर रहे हैं, उन लोगों की निराशाजनक गलतियां, जिन्हें चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानना व समझना चाहिए, और दायित्वों का अंतहीन प्रवाह। कोई भी व्यक्ति हमें ऐसी चीज़ों के लिए तैयार नहीं करता है जिसके कारण उन भावनाओं से निपटना और भी कठिन हो जाता है। प्रॉमिस्ड लैंड बाइबल में उल्लेखित एक सपनों की भूमि जहाँ चारों ओर बस खुशी, समृद्धि और खुशहाली होती है, बहुत शानदार और खुशियों से भरी होनी चाहिए थी। कष्टप्रद, थकाऊ और दुखदाई नहीं। लेकिन आप अपने आप को संकुचित सोच की उन दीवारों के अंदर बंद नहीं होने दे सकते। आपको खुद को और अपनी धारणाओं को नियंत्रण में रखना होगा। जब आर्थर ली को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका के एक राजनयिक के रूप में काम करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड भेजा गया था, तो अपने साथी राजनयिक सिलास डीन और महान राजनेता बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ काम करने के अवसर का आनंद लेने के बजाय उसने उन्हें क्रोधित और नाराज कर दिया और उन पर संदेह किया कि वे उसे नापसंद करते हैं। इसके फलस्वरूप अंततः फ्रैंकलिन ने उसे एक पत्र लिखा, एक पत्र जिसे शायद कभी न कभी किसी व्यक्ति द्वारा हम सभी के लिए लिखा जाना चाहिए। फ्रैंकलिन ने सलाह देते हुए लिखा, यदि आप अपने इस गुस्से पर काबू नहीं करते हैं तो यह गुस्सा पागलपन पर जाकर समाप्त होगा, जो रोग की पूर्व सूचना देने वाला लक्षण है। उनके लिए ऐसी सलाह देना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि शायद उन्होंने अपने स्वभाव के ऐसे प्रभाव का अनुभव किया था। फ्रैंकलिन ने देखा कि इस पत्र को लिखने से उनका मन काफ़ी हल्का हो गया था, अतः उन्होंने इस पत्र को आर्थर ली को कभी संप्रेषित नहीं किया। यदि आपने कभी रिचर्ड निक्सन के ओवल ऑफिस टेप को सुना होता तो आप उसी बीमारी को सुन सकते थे और आप कामना करते कि काश किसी समझदार व्यक्ति ने निक्सन को भी ऐसा ही एक पत्र लिख दिया होता। यह एक ऐसे व्यक्ति की गंभीर रूप से तकलीफ देह अंतर्दृष्टि के बारे में है जिसने न केवल यह समझने की अपनी समझ को खो दिया था कि उसे कानूनी रूप से क्या करने की अनुमति थी, उसका काम क्या था लोगों की सेवा करना, बल्कि उसने वास्तविकता के बारे में अपनी समझ को भी खो दिया था। वह बेतहाशा भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। कभी वह अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता तो कभी भय और आशंकाग्रस्त व्यक्ति की तरह व्यवहार करता। वह अपने अधीनस्थों से बात करता है और उन सूचनाओं और फीडबैक को अस्वीकार कर देता है जो उसके उन विश्वासों को चुनौती देते हैं जिन पर वह विश्वास करना चाहता है। वह ऐसे लोगों के एक बुलबुले में रहता है जिसमें कोई भी व्यक्ति ना नहीं कह सकता, यहाँ तक कि उसका अपना विवेक भी। जनरल विनफील्ड स्कॉट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन युद्ध सचिव जेफरसन डेविस को एक पत्र लिखा। डेविस ने किसी मामूली बात को लेकर स्कॉट को बार बार बुरी तरह से परेशान किया। स्कॉट ने इसे तब तक नज़रअंदाज किया जब तक अंत में उसे प्रत्युत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। उसने लिखा कि उसे डेविस पर दया आती है। उसने उससे कहा, एक क्रोधित मूर्ख पर दया करना हमेशा उचित होता है क्योंकि वह जो भी प्रहार करता है उससे केवल खुद को चोट पहुंचाता है। एक आदमी का उसका खुद का ईगो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमारा ईगो उनको भी आघात पहुंचाता है जिनसे हम सच में प्यार करते हैं। हमारे परिवारजन और दोस्तों को भी हमारे ईगो का नुकसान झेलना पड़ता है। उसी तरह हमारे ग्राहक, प्रशंसक और क्लाइंट भी इससे पीड़ित है। नेपोलियन के एक आलोचक ने यह टिप्पणी करते हुए उसका विरोध किया था, वह उस राष्ट्र का तिरस्कार करता है
जिसकी वह तालियां और प्रशंसा चाहता है। वह उनकी मदद तो नहीं कर सकता था, लेकिन फ्रांसीसी लोगों को ऐसी वस्तु के रूप में देखता था जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सकता था। वह उन लोगों को और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता था। उसकी नज़र में उन लोगों को तब तक बेहतर नहीं माना जा सकता था जब तक कि वे उसका पूरी तरह से बिना शर्त समर्थन नहीं करते। उसका समर्थन नहीं करने वाले लोगों को वह अपने खिलाफ मानता था। किसी भी होशियार महिला या पुरुष को नियमित रूप से खुद को अपनी शक्ति और पहुंच की सीमाओं की याद दिलानी चाहिए। हकदारी की भावना में विश्वास करने वाला मानता है कि यह मेरा है, मैंने इसे अर्जित किया है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों को भी निराश करता है, क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति के समय को उतना महत्व नहीं देता है जितना अपने खुद के समय को देता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे तीखे और निंदा करने वाले बयान देता है जो उन लोगों को परेशान कर देते हैं जो उसके लिए और उसके साथ काम करते हैं, जिनके पास उसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। हकदारी की भावना में विश्वास करने वाला व्यक्ति अपनी स्वयं की क्षमताओं को अपने खुद के सामने ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। वह अपनी संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकता है और इस भावना के अधीन होकर वह अपने बारे में हास्यास्पद अपेक्षाएं निर्मित कर देता है। लोगों को नियंत्रित रखने में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है, यह सब मेरे तरीके से किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि महत्वहीन चीज़ें भी। नियंत्रण हासिल करने की चाहत के कारण हम पंगु बना देने वाले पूर्णतावाद का पीछा करने लग सकते हैं, या केवल अपनी बात को कहने के लिए लड़ी गई लाखों व्यर्थ लड़ाइयों में उलझ सकते हैं। यह उन लोगों को भी थका देती है जिनकी मदद की हमें ज़रूरत है, विशेष रूप से शांत लोग जो तब तक आपत्ति नहीं करते जब तक कि हम उन्हें उनके धैर्य टूटने के बिंदु पर नहीं ढकेल देते। हम एयरपोर्ट पर एयरलाइन के कर्मचारियों, टेलीफोन पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों या हमारे बीमा दावे की जांच करने वाले एजेंटों से लड़ने लग जाते हैं। हम किस हद तक चीज़ों को नियंत्रित रखने की चाहत रखते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और इसके बावजूद हमारे प्रयास और ऊर्जा पूरी तरह से व्यर्थ है। पागलपन या सनक पर सवार आदमी सोचता है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं इसमें पूरी तरह से अपने और अपने लिए हूँ। वह कहता है, मैं मूर्खों से घिरा हुआ हूँ। वह कहता है, मेरे काम पर, मेरे दायित्वों पर ध्यान केंद्रित करना ही मेरे अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इससे पहले कि लोग मुझे समझे, उससे पहले उन्हें समझने के लिए मुझे पर्दे के पीछे भी कई तरह की साजिशें रचनी पड़ती है। मेरे द्वारा समझी गई छोटी छोटी चीज़ों की रक्षा के लिए लोगों को तैयार करने के लिए कई तरकीब आजमानी पड़ती है। हर किसी के पास इसी तरह का एक बॉस, एक साथी, माता पिता या कोई सगा संबंधी होता है। उस व्यक्ति के कारण वाद विवाद, क्रोध, अव्यवस्था, अराजकता और संघर्ष इत्यादि सब चीज़ें उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह सब कैसे खत्म हो सकता है? वे उन सब चीज़ों से कैसे निपटते हैं? सेनेका, जिन्होंने एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में सत्ता के उच्चतम स्तर पर उस विनाशकारी पागलपन को देखा था, ने लिखा था, जो काल्पनिक भय में लिप्त होते हैं वे अपनी जिंदगी में वास्तविक भय निर्मित कर लेते हैं। पहले स्थान की अनवरत दौड़ का वह दुखद फीडबैक लूप दूसरे लोगों को हमारे खिलाफ लड़ने और हमें कमज़ोर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। दूसरे लोग हमारे उस व्यवहार पर गौर करते हैं कि वास्तव में वह क्या है, हमारी कमजोरी, असुरक्षा और अस्थिरता के लिए एक मुखौटा। खुद को बचाने के अपने उन्माद में किसी व्यक्ति का पागलपन उसी अत्याचार का निर्माण कर देता है जिससे वह खुद बचना चाहता है, जिससे पागलपन की सनक पर सवार वह व्यक्ति अपने भ्रम और अस्तव्यस्तता का कैदी बन जाता है। जब आपने अपनी सफलता का सपना देखा था तो क्या आपने इसी स्वतंत्रता की कल्पना की थी? शायद नहीं। इसलिए रुक जाइए। थैंक यू।